जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पादप उत्तक ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो पूरी वीडियो देखें, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे बॉटनी का ये शायद पार्ट 13 होगा। इससे पहले वाले पार्ट को मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू मतलब पादप उत्तक। तो पादप उत्तक, अब देखिए पादप उत्तक को समझते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पादप उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ये समान कोशिका के समूह का बना होता है। उत्तक जो होता है किसके बना होता है? समान कोशिका के समूह का, मतलब इनकी जो कोशिका का जो समूह होगा वो समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और इनके कार्य जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान कार्य करते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं? समान कार्य करते हैं। और उत्तक को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला भाग है विभाज्योत्तक और दूसरा भाग है स्थायी उत्तक। कौन सा हो गया? एक विभाज्योत्तक, स्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक को हम लोग अस्थायी उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक को क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। और एक क्या हो गया? स्थायी उत्तक। उत्तक को हमने दो बराबर भागों में बांटा, विभाज्योत्तक और स्थायी उत्तक। देखिए विभाज्योत्तक जो है ये जीवित कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है। और इसके अंदर कोशिका विभाजन होता है। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। और ये पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पौधों के विकास के लिए क्या जरूरी है? विभाज्योत्तक। और ये कैसी कोशिका के बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। स्थायी उत्तक जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। ये जीवित का था विभाज्योत्तक, और ये कैसा है? मृत कोशिका का बना होता है। और इसमें जो कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसको जो क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। स्थायी उत्तक दो भाग में, विभाज्योत्तक तीन भाग में। तो विभाज्योत्तक को पहले बांट लेते हैं। तो देखिए पहला है शीर्ष विभाज्योत्तक। दूसरा है पार्श्व विभाज्योत्तक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। ये विभाज्योत्तक को तीन भागों में बांट दिया हमने। और स्थायी उत्तक कितने भागों में बढ़ता है? दो भाग में। तो इसको बांटते हैं। तो एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। कौन कौन सा? सरल उत्तक और जटिल उत्तक। इसमें जो है सरल उत्तक को भी तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। तो सरल उत्तक को तीन भाग में बांटते हैं। तो एक होता है मृदु उत्तक, एक होता है आपका स्थूल कोण उत्तक और एक आपका होता है दृढ़ उत्तक। कौन कौन से सरल उत्तक में? मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अब देखिए जटिल को भी हम दो भाग में बांटते हैं और सबसे ज़्यादा
बच्चे जो हैं वो जटिल उत्तक के बारे में ही जानते हैं, उन्हें सिर्फ उन्हीं दो के बारे में पता होता है। कौन सा? एक तो आपका हो गया जाइलम और एक आपका क्या हो गया? फ्लोएम। फ्लोएम। अधिकतर बच्चे इसी दो उत्तक के बारे में जानते हैं, बाकी का नहीं पता, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा। तो हमने पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। विभाज्य उत्तक जिसको अस्थायी उत्तक भी कहते हैं, और एक स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग में? शीर्ष विभाज्योत्तक, शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और अंतर्वेशी विभाज्योत्तक। स्थायी उत्तक को हमने कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। कौन कौन से? सरल और जटिल। सरल उत्तक को हमने कितने भाग में बांटा? 3 भाग में। कौन कौन सा? मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। और हमने जटिल उत्तक को कितने भाग में बांटा? 2 भाग में, जाइलम और फ्लोएम। कितने भाग में? जाइलम और फ्लोएम। अब इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ते हैं कि शीर्ष विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक, अंतर्वेशी विभाज्योत्तक क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब पहला क्या था? शीर्ष विभाज्योत्तक, उसके बारे में जानते हैं। तो शीर्ष विभाज्योत्तक, शीर्ष विभाज्योत्तक। अब देखिए, शीर्ष से आपको समझ में आ रहा होगा, शीर्ष मतलब क्या? ऊपर। तो इसमें जो है, इसमें पेड़ों का विकास ऊपर की ओर होता है, मतलब ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो इनका जो, जैसे कि आपका ताड़ का पेड़ हो गया, आपने देखा होगा ताड़ का पेड़ कैसे होता है? लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शीर्ष विभाज्योत्तक होता है, इसी कारण से क्या होता है? वो लंबा होता है, मतलब जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, हमारे में जो, मतलब हमारे शरीर के जो उत्तक होते हैं, वो क्या होता है कि सभी अंगों को समान रूप से बढ़ाते हैं। जैसे अगर जैसे आप लंबे हो रहे हो, तो इसका ये नहीं मतलब नहीं है कि आपका हाथ जितने हैं उतने ही रह जाएंगे, और क्या कहते हैं, आपके पैर हैं जितने, सभी चीज़ समान रूप से बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? शीर्ष विभाज्योत्तक में, पेड़ों के अंदर, पादपों के अंदर, जैसे अगर ताड़ का पेड़ है, आपने कोई भी एक पेड़, ठीक है, उस पर क्या कीजिए, आप एक कील ठोक दीजिए। जो भी आपकी हाइट का पेड़ हो या अभी छोटा हो, आप एक कील ठोकिए, और आप उसको 10 साल या 15 साल 20 साल बाद जब आप देखिएगा, तो कील उसी हाइट पे होगी। क्यों? क्योंकि जो उनका जो कोशिका विभाजन स्टार्ट हुआ होगा वो यहाँ से, वो कोशिका विभाजन क्या यहाँ से हुआ है, फिर कोशिका विभाजन करते करते वो ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपने कील ठोकी, वहीं से फिर वो कोशिका विभाजन करते करते वहीं से निर्माण करते चले गए। ऐसा नहीं है कि कील ठोकने के कारण उनका निर्माण ही ऐसा होता है, वो अपने वाले हिस्से को ऊपर की ओर नहीं ले जाते, वो शीर्ष विभाज्योत्तक के कारण बस हर बार बनते रहते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। आप 10 साल बाद भी देखिएगा तो कील आपने जिस हाइट पे गाड़ी होगी उसी हाइट पे वो रहेगी। तो शीर्ष विभाज्योत्तक में क्या होता है कि पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल में, तार का पेड़ एग्जाम्पल में क्या हो गया? ताड़ का पेड़। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका हो गया क्या था? पार्श्व विभाज्योत्तक। पार्श्व विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक। अब ये पार्श्व विभाज्योत्तक क्या है? तो पार्श्व का मतलब होता है मोटाई। क्या होता है? मोटाई। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? अपनी मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाते हैं। पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण क्या होता है? इनकी मोटाई और चौड़ाई बढ़ते होंगे। एग्जाम्पल में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये कैसे होते हैं? ये चौड़ाई में देखे होंगे आपने, कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। देखते होंगे कितने मोटे मोटे, मतलब इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, मोटाई में वृद्धि होती है। तो पार्श्व में क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ जो है उनकी मोटाई या चौड़ाई में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे बरगद का पेड़ और
पीपल का पेड़। ये क्या हो गए? पार्श्व विभाज योतक। अब देखते हैं अगला क्या था? अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभाज योतक। अंतर्वेशी विभाज योतक। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये एक लाइन में नहीं होते हैं। ये क्या है, अपने आप को अलग अलग रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घास। घास क्या होगा, ये मतलब ऐसे पौधे हैं कि अगर इन्हें जानवर खा भी जाएं तो ये दोबारा से उगाते हैं। जैसे कि घास है, घास क्या है, घास क्या करता है, ये अलग अलग जगह पे होते हैं, समान क्रम में नहीं होते। ये जो है समान क्रम में नहीं होंगे, ये अलग अलग जगह पे होंगे। तो अब जैसे घास, गाय भैंस अगर घास खा भी जा रही है तो ये अपने आप को दोबारा से उगा लेते हैं, मतलब वहीं से वो वापस निकल आते हैं। तो लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा गांव घर में कुछ ये जैसे कोई भी घास फूस काटने के लिए जाती हैं तो वो ऊपर ऊपर से काट लेती है, दोबारा उगाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है वो अंदर से ही जड़ से उखाड़ के ले आती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वो अपने आप को बचा नहीं पाते, वो घास जो है वो दोबारा उग नहीं पाते हैं। तो वो किस वजह से होता है? अंतर्वेशी विभाज योतक की वजह से, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो एक लाइन से नहीं उगते हैं, अलग अलग उगते हैं। और जिसका क्या है उदाहरण? घास। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये सतत रूप से नहीं होते हैं, मतलब एक लाइन से नहीं होते हैं, सतत रूप से नहीं होते हैं। और कैसे होते हैं ये? असतत होते हैं, ये आप समझ ही जाइएगा। और ये ऐसे होते हैं जिन्हें खा भी सके, मतलब जानवर क्या कर सके, खा सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पादप उत्तक में किसका? विभाज्योतक। तो विभाज्योतक में क्या? शीर्ष विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। अब हम समझते हैं स्थायोतक। अब मैंने स्थायित्व आपको बता ही दिया था कि मृत कोशिका के बने होते हैं, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? सरल। तो पहले हम लोग सरल को समझ लेते हैं। तो देखिए सरल में क्या क्या होता है? सरल उत्तक। तो इसमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मृदु उत्तक, मृदु उत्तक। तो ये मृदु उत्तक जो है, ये मृदु उत्तक से क्या बना होता है? पेड़ों की जो आप छाल देखते हैं वो किसकी बनी होती है? मृदु उत्तक की। किसकी बनी होती है? मृदु उत्तक की बनी होती है। क्या? पेड़ की छाल। तो मृदु उत्तक से क्या बनी होती है? पेड़ की छाल, जो किससे बनी होती है? मृदु उत्तक से। और दूसरा क्या था आपका? स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। अब देखिए स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक क्या होता है? जैसे देखिए कोण नजर आ रहा है तो इसके जो ये कोण की डायरेक्शन में चलती है, मतलब जिस तरफ सूरज होगा वो उस तरफ ही इसकी पत्तियां उठ जाएंगी। मैंने आपको देखिए लीफ जब बताया था तो लीफ में जैसे देखिए ये लीफ था, ठीक है, ये लीफ। और ये देखिए ये जो था इसको मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत। तो ये जो वृंत है ना, ये वृंत। और जो आम जैसे आम का भी मैंने एक बनाया था कि आम जो था ये क्या था? आम। तो ये क्या है? ये वृंत। तो ये जो छोटी छोटी आप जो डंटियां देख रहे हैं ना, ये जिस पे आम लटके होते हैं या पत्तियां जो जिस सहारे पे रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। जो ये वृंत होते हैं ना, ये वृंत ये स्थूल कोण उत्तक के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्थूल कोण उत्तक के। या फिर आप क्या देखते हैं? वो जो पतली पतली जो टहनियां जो देखते हैं, जो पतली होती हैं डंटी टाइप की, वो किसकी बनी होती है? स्थूल कोण उत्तक की। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां और जो फलों के जो वृंत होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्थूल कोण उत्तक के बने होते हैं। चलिए अगला क्या है? अगला है मृदु स्थूल दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। अब ये दृढ़ उत्तक क्या होता है?
तो दृढ़ से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको क्या, कठोर। तो जो फलों के जो आवरण होते हैं, बाहरी आवरण जो कठोर होते हैं, वो किसके बने होते हैं, दृढ़ उत्तक के। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, देखिए आपने नारियल देखा होगा, नारियल का जो खाने वाला भाग क्या होता है, अंदर का, जिसे गरी कहते हैं, वो आप खाते हैं। लेकिन जिसमें से वो निकलता है वो कैसा, किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का। वो कैसा होता है, कठोर होता है। तो वो किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का। अब ये दृढ़ उत्तक का बने क्यों बना के रखते हैं, अपने फल को बचाने के लिए। जैसे आपने अखरोट देखा होगा, तो अखरोट के अंदर वाला खाते हैं आप, अखरोट पूरा नहीं खाते। वो किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का बना होता है। आपने मूंगफली देखी होगी, तो मूंगफली में आप मूंगफली को फोड़ के खाते हैं, मूंगफली फोड़ लेते हैं और अंदर जो दाने निकलते हैं आप उसको खाते हैं। उसमें भी आप देखिए, लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मतलब इतनी पेशेंस होती है। लड़के तो समझ लीजिए वो टिग्मा और टेस्ला दोनों खा जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बीज वाले चैप्टर में कि मूंगफली का जो लाल वाला हिस्सा है, मतलब जो बाहरी होता है, उसको टेस्ला, और जो अंदर वाला उसको टिग्मा कहते हैं। तो हम लोग क्या खाते हैं, टिग्मा खाते हैं, टेस्ला फेंक देते हैं। लड़कियां यही करते हैं, वो आराम से मूंगफली छीलती हैं, एक बार आराम से उसको रगड़ लेती हैं, टेस्ला फेंक देती हैं और टिग्मा खाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फोड़ा खा लिया, उसके साथ लाल लाल जो भी है उसका टिग्मा टेस्ला है वो भी खा लेते हैं। तो वो जो टिग्मा टेस्ला, वो जो दाने थे, वो किस में सुरक्षित थे, जो मूंगफली आपने फोड़ के उसके छिलके अलग कर देते, वो किसका बना होता है, वो दृढ़ उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का। तो फलों के बाहरी आवरण को, फलों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का बना होता है। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल में हो गया आपका नारियल और जैसे अनार भी होता है, अनार का देखिए ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है, दृढ़ उत्तक का। अखरोट हो गया, मूंगफली हो गया, तो किसके बने होते हैं, दृढ़ उत्तक के। तो ये आपका ये सरल उत्तक में मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं जटिल उत्तक के बारे में। जटिल उत्तक, तो जटिल उत्तक को हमने कितने भागों में बांटा था, अरे किसका मैसेज आ गया, चलिए हाँ, तो देखिए जटिल उत्तक को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया जाइलम और दूसरा क्या था आपका, फ्लोएम। और अधिकतर बच्चे यही जानते हैं, जाइलम भाई जल पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। तो देखिए जाइलम का क्या काम होता है, जो रूट प्रेशर से आप रूट प्रेशर के बारे में जड़ में समझ सकते हैं। मेरे बॉटनी में जो फर्स्ट या सेकंड पार्ट होगा, शायद सेकंड पार्ट है, रूट नहीं फर्स्ट पार्ट ही है शायद, तो उसमें मैंने जड़ के बारे में बताया हुआ है कि रूट प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। मैं जितनी भी वीडियो मेरी सारी डिस्क्रिप्शन में पहले वाले पार्ट के लिंक होते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जाइलम का क्या काम होता है, जो खनिज और जो जल है उसको रूट प्रेशर के माध्यम से कहाँ पहुँचाता है, पत्तियों में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों में पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि ये, अब एक बात बताइए, जब खनिज और जल को ले गया तो ये पके हुए भोजन को ले गया, कच्चे भोजन को ले गया, जाहिर सी बात है कच्चे भोजन को ले गया। तो खनिज तथा जल को ले जाना, अर्थात कच्चे भोजन को ले जाकर ये किसको देता है, पत्तियों को देता है। पत्तियां क्या काम करती हैं, पत्तियां इसको क्या करती हैं, मतलब भोजन को बनाती हैं, क्योंकि जाइलम के द्वारा क्या हुआ, जल और खनिज गया और पत्तियों के पास पहुंचा दिया, पत्तियों ने इसे एक तरह से पका दिया, भोजन बना दिया। और फ्लोएम उसी भोजन का परिवहन हर एक जगह करता है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन लेता है और उसका परिवहन पेड़ के प्रत्येक हिस्से में करता है। इसका मतलब क्या है कि फ्लोएम जो है
पके हुए भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। जाइलम जो है कच्चे भोजन का परिवहन करता है। कच्चे भोजन का परिवहन कहाँ करता है, पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों का काम होता है भोजन का निर्माण करना। और फ्लोएम क्या करता है, उन्हीं पत्तियों से पके हुए भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो आपको जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गया होगा। जाइलम खनिज तथा जल का परिवहन रूट प्रेशर के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। अर्थात कच्चे भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब फ्लोएम देखते हैं। फ्लोएम ये क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। किसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से। अर्थात ये पके हुए भोजन का करता है। किसका, पके हुए भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो आपको जाइलम और फ्लोएम भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझिए, जाइलम और फ्लोएम उत्तक को जब मिला दिया जाता है तो वह संवहनी उत्तक बन जाता है। समझिए, ये हो गया। क्या था, देखिए, जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, इन दोनों को जब आप मिला दीजिएगा, इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं, संवहनीय उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहनीय उत्तक। और संवहनीय उत्तक को जब, मतलब संवहनीय उत्तक के जब समूह को आप मिलाते हैं, क्या करते हैं, संवहनीय उत्तक के जब समूह को आप मिलाते हैं तो वो बनता है वेस्कुलर बंडल। क्या बनता है, वेस्कुलर बंडल। हम नहीं मिलाएंगे, मतलब मैं एक बात बता रहा हूं कि संवहनीय उत्तक के समूह को मिलाने से क्या बनता है, वेस्कुलर बंडल बनता है। तो संवहनीय उत्तक के समूह से वेस्कुलर बंडल बनता है। वेस्कुलर बंडल बनता है। समझिए ध्यान से, जाइलम और फ्लोएम को मिलाया तो क्या बना, संवहनीय उत्तक। ठीक है, और संवहनीय उत्तक के समूह को मिलाया तो क्या बना, वेस्कुलर बंडल। और जब आप वेस्कुलर बंडल के समूह को बनाते हैं तब जाके तना का निर्माण होता है, यानी स्टेम का निर्माण होता है। तो वेस्कुलर बंडल के समूह से तना का निर्माण होता है। वेस्कुलर बंडल के समूह से किसका निर्माण होता है, तना का निर्माण होता है। जाइलम प्लस फ्लोएम क्या, संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक के समूह से वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के समूह से क्या बनता है, तना बनता है। ठीक है, अब देखिए, पेड़ की आयु का जो आयु को ज्ञात किया जाता है उनके वलय को गिनकर, या फिर आप कैम्बियम, उसको वलय को क्या कहते हैं, कैम्बियम भी कहते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, जो
अगर आपको पेड़ की जो आयु का अगर पता लगाना है तो हम उसके वलय या कैम्बियम के को गिन कर हम उसके आयु का पता लगा सकते हैं। कैसे? जब देखिए पेड़ को जब आप काटिएगा तो उसके रिंग होता है उसके अंदर, मतलब एक रिंग मिलता है, उस रिंग को ही वलय कहा जाता है। जैसे ये अगर मान लीजिए ये कटा हुआ पेड़ है, ठीक है, ये क्या हो गया, कटा हुआ पेड़ का एक हिस्सा ले लिया, तो ठीक है, तो इसमें जो है एक ये इस तरीके का रिंग पाया जाता है, ये रिंग, इसी को वलय। आपको लग रहा होगा ये डबल रिंग है, एक्चुअल में डबल रिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताइए, जब आप पेड़ को काटिएगा तो ये गोलाई तो आएगी ना भाई, तो इसके अंदर जो रिंग होता है, ये जो है ये रिंग, इससे आप पता लगा सकते हैं कि पेड़ की आयु कितनी है। तो जिस पेड़ में मतलब एक रिंग या एक विलय या एक कैम्बियम का मतलब हो गया कि पेड़ की आयु 10 साल है, मतलब एक विलय का मतलब, एक रिंग का मतलब 10 वर्ष। तो इसमें एक रिंग है तो इसकी आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। ठीक है, और ये कैसा है, कटा हुआ पेड़ है, आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। इसके अंदर वलय कितने? एक। अगर इसके अंदर 2 वलय होते, मान लीजिए इस तरीके के ऐसे 2 वलय होते, तो इसकी आयु कितनी हो जाती? 20 वर्ष हो जाती। कितनी हो जाती? 20 वर्ष। तो पेड़ की आयु की गणना हम किसके द्वारा कर सकते हैं? उसके वलयों की संख्या को गिनकर, और एक वलय बराबर कितना होता है? 10 वर्ष के। लेकिन आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चलिए ये तो 10 वर्ष का हो गया एक वलय से, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पेड़ 15 साल का है तो हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए होता क्या है, जैसे ये वलय है तो हर एक प्रति वर्ष क्या होता है, वलय के अंदर ही छोटे रिंग और बनते हैं हर वर्ष। देखिए इससे तो हम मोटा मोटी अंदाजा लगा दिए, 2 वलय, 3 वलय, 4 वलय, तो कितने हो गए? 4 वलय है तो 40 साल। अब मान लीजिए किसी के अंदर 15 वलय है तो वो 150 हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए किसी पेड़ में 15 वलय है तो उसकी आयु कितनी होगी, तो 150 वर्ष नहीं होगी। क्यों? आप समझ जाइए, जब इतनी ज़्यादा संख्या पूछ रहा है तो इसके मतलब है कि वलय के अंदर की वो छोटे छोटे रिंग के बारे में पूछ रहा है। वलय के अंदर भी हर प्रत्येक वर्ष एक वलय बनता है, तो जो वलय के अंदर जो वलय बन रहे हैं वो एक वलय का मतलब 1 वर्ष। तो अब मान लीजिए इस वलय के अंदर देखिए, जैसे ये इसके अंदर ये 1 वलय है, अब इसके अंदर आपको छोटे छोटे 5 वलय और मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गए? 10 और 5 15 वलय हो जाएंगे। इसी के अंदर अब जब ये 20 वर्ष का होगा तो 2 वलय बन जाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर 5 वलय या 3 वलय या 2 वलय हो तो वो कितने हो जाएंगे? 22 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष। जब वलय के अंदर जब वलय रिंग बने छोटे छोटे, वो कब बनते हैं? वो प्रति वर्ष बनते हैं। तो वो कितने साल का कहलाएगा? जितने वलय के अंदर वलय, एक वलय है तो 10 साल, उसके अंदर जो छोटे छोटे 2 या 3 है तो 12 या 13 साल। इस तरह आप क्या पता कर सकते हैं? पेड़ की आयु का आप पता लगा सकते हैं। तो पेड़ की आयु का पता आप कैसे लगा सकते हैं? वलयों की संख्या को गिनकर। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे जानवर की आयु का पता पूछ दे तो कैसे पता लगेगा? तो जानवर की आयु का पता उसके दांत गिनकर या फिर उसके सींगों के वलय की संख्या को गिनकर आप जानवर की आयु का पता लगा सकते हैं। इसी तरह आप जीवाश्म की आयु का पता भी लगा सकते हैं। तो जीवाश्म का मतलब मृत जीव। क्या मतलब? मृत जीव। तो कैसे पता लगा सकते हैं? कार्बन 14 विधि द्वारा आप किसका पता लगा सकते हैं? जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। और चट्टान की आयु का पता आप यूरेनियम विधि के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल का है। और जीवाश्म मतलब मृत जीव का कार्बन 14 की विधि द्वारा। तो दोस्तों आज ये प्लांट उत्तक था, प्लांट टिश्यू के बारे में हमने आज समझ लिया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैंने अपने मतलब यूट्यूब के एनालिटिक में चेक किया है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसमें से सिर्फ 40 से 70% ही सब्सक्राइबर जो है वो वीडियो को मतलब नोटिफिकेशन से देखते हैं, बाकी 57% जो है वो नॉट सब्सक्राइबर है। तो जो नॉट सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स तो आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कम से कम आप अगर इस तरह सब्सक्राइब करते हैं तो एक बूस्ट मिलता है। मैं भी चाहता हूं कि हाँ अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है बच्चे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।